Hello students, I'm Simi Elang, physics teacher from JPS Academy. Welcome to my channel where we learn physics in an easy way. Students, you have a test today. तो आज आपका टेस्ट था क्लास +2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. So you all have done your best, but some of the question you were not able to answer. So I am here to give you the full solution of the test. So let's begin with our students favorite tool, that is the pen and paper. Let's go to the paper pen session. The first question is, name the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. So it is joule, coulomb के ऊपर inverse है, तो we write that joule per coulomb. Is it a scalar or a vector quantity? अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने सारे यूनिट्स जो हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स लर्न किए हुए हैं, जो भी उन्होंने चैप्टर अभी उनका फ़िलहाल अभी चल रहा है, तो वो तो ईजिली इसका आंसर बता देगा कि जूल पर कूलम इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं. अब यहाँ पर अगर आपको माइंड में क्लिक नहीं कर रहा कि ये जूल पर कूलम जो है वो किसके यूनिट थे, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जूल, दैट इज़ मैंने यहाँ लिख दिया जूल, फिर पर कूलम मतलब यहाँ मैंने लिखना है डिवाइड में. ओके. अब मुझे ये पता है कि आप यहाँ पर एनर्जी के यूनिट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर एनर्जी लिख सकती हूँ, ठीक है, या मैं इसकी जगह वर्क भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी के दोनों के यूनिट्स जूल होते हैं. और कूलम हमें पता है कि 10th क्लास से ही हमने लर्न कर लिया, जो कूलम है वो चार्ज के यूनिट होते हैं, ठीक है. अब भी थोड़ा बहुत माइंड में क्लिक नहीं किया तो आप ऐसे लिखें कि वर्क को मैं W लिखती हूँ और चार्ज को हम यहाँ Q लिखते हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि W/Q कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर में लर्न किया था. W/Q, ये जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है, पोटेंशियल का, जिसको आप डिनोट करते हो V से. V = W/Q. दैट मीन्स ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है और पोटेंशियल के यूनिट क्या हैं, जूल पर कूलम है. तो इसका आंसर सिंपली आना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और उसके बाद पूछा हुआ है कि इज़ इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमने लर्न किया था कि जो पोटेंशियल होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही स्केलर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल जो है हम उसको स्केलर फॉर्म में जब लिखना हो तो पोटेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं. तो जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है. ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का था. आई नो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव डन द and they have written the answer correctly. Second question है, how does the drift velocity of electron in a metallic conductor vary with increasing temperature? तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बताना है कि इसकी वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी अगर हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर क्वेश्चन आया है तो हम सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है कैपिटल E τ/m, जहाँ पर E जो है वो चार्ज होता है पार्टिकल का, कि आप यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन लिखेंगे. देन E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है हमारा जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, और m होता है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेम्परेचर तो कहीं गिवन नहीं है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैसे रिलेशन बताया टेम्परेचर के साथ. अब यहाँ पर उसका चार्ज नहीं चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगी टेम्परेचर के कारण. तो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है टाउ, जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. कैसे देखते हैं, जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, अगर हम कहें टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है,
तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फास्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनकी कोलिशंस हो रही थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड कर रहे थे कंडक्टर के एटम और आयंस के साथ, वो कोलिजन्स जो हैं अब वो जल्दी जल्दी हो रही हैं, क्विकली हो रही हैं। अब कोलिजन्स हमारी क्विकली हो रही हैं, इसका मतलब जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम जो था, क्योंकि जो दो कोलिजन के बीच वाला टाइम जो होता था उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते थे। यहाँ पर वैसे हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सिंपल सी पिक्चर बनाते हैं तो दो कोलिजन के बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहाँ पर कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अगर बेटा रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका आंसर यही आना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो 1 मार्क में आपको ये ज़्यादा डिटेल देने की नेसेसरी नहीं होती है। आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी बता रही हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन को जिस मर्जी तरीके से अगर उसको ट्विस्ट कर दिया जाए, आपको अगर कंसेप्ट की नॉलेज है तो चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद रेजिस्टेंस आर। आपने यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन बताना है रेजिस्टेंस आर के साथ, और ड्रॉ करना मतलब हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता था, सेल का होता था। इसका मतलब जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से, और वो फॉर्मूला हमने निकाला था, वी का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था, सबसे पहले लिखा था वी इक्वल टू आई आर, और फिर हमने आई की वैल्यू वहाँ से पुट कर दी थी ई अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर। ये एक्सप्रेशन बेटा हमारे पास कहाँ से आता है, ये हमने डेरिवेशन की हुई है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वहाँ से ये हमारे पास रिलेशन आता है, और मैं यहाँ पर ये कैपिटल आर भी लिख रही हूँ। तो अब हमें वी और कैपिटल आर के अंदर रिलेशन बताना है। तो इसको किस तरीके से बताएंगे, आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर आर कॉमन ले लो। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस और नीचे आ जाएगा आर अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से जब नीचे से आर जब आप कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर, और आर ऊपर वाले और नीचे वाले आर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया। ठीक है, अब इस केस में कैसे चेक करें कि वी और आर का रिलेशन कैसा है, क्योंकि ना तो ये ऊपर है और ना ही ये सिंपली डिवीजन में एग्जैक्ट पता लग रहा है, क्योंकि ये प्लस की फॉर्म में आ रहा है। तो इस केस में हम स्टार्टिंग करते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगी, यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ ग्राफ बना देंगे हम। अगर हम आर की वैल्यू क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो लेते हैं तो आप देखोगे कि आर की वैल्यू ज़ीरो लिखने पर 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1/∞ फिर से ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब v की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। 1/1 में यहाँ पर ज़ीरो, ये इन्फिनिटी, 1/∞ ज़ीरो होता है तो v ज़ीरो आ गया। और क्या होगा कि अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएं और इतनी कर दें कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो r इक्वल टू स्मॉल r अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, या इधर अगर आप पुट करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा, 1 + 1 2। इसका मतलब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E/2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अब वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम r को इनफाइनाइट कर देते हैं, आर को इन्फिनाइट मतलब बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उस केस में v की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपने यहाँ पर r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की, 1/∞ ज़ीरो होता है, मतलब ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई। अगर ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई और यहाँ पर ये 1 है, तो हमारे पास v किसके इक्वल आ जाएगा, e के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब जब लार्ज रेजिस्टेंस पे
हमारी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो गई है, जो कि ईएमएफ है वो कांस्टेंट होता है सेल का। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अगर ये ग्राफ बनाएं, रेजिस्टेंस वर्सेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो जब रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो वोल्टेज भी ज़ीरो है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो वोल्टेज भी हमारी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन लीनियर वे से इंक्रीज़ नहीं कर रही है। अगर लीनियर वे से इंक्रीज़ होती तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते, पर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है तो हम एक कर्व्ड शेप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब रेजिस्टेंस जो है अल्टीमेटली इंक्रीज़ होता जाएगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा जो कि अप्रोच करेगा ईएमएफ ऑफ सेल को। तो यहाँ पर मैंने ये शो कर दिया कि इतनी वैल्यू जो है वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सर्टन इस तरीके से डिफाइन करूँ कि ये ई है तो इसका आधा डिस्टेंस, ठीक है, आधी वैल्यू हमने ले ली, ई की आधी वैल्यू, हाफ वैल्यू E/2। तो ये वैल्यू कब होगी? जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो? स्मॉल आर के इक्वल हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो वोल्टेज जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ का हाफ होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आना था, ये आपने ग्राफ बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ई और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताना है। आल्सो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर का भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कि इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या बताना है, रिलेशन निकालना है। डायरेक्ट आर्टिकल बताया गया है आपको कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में ये आता है। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मतलब इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया है। ये सेल, ये जो बॉक्स है ये पिक्चर शो कर रहा है ये कि ये हमारे पास सेल है जिसका ईएमएफ जो है वो हम ई लिखेंगे यहाँ पर। और जब मैं यहाँ पर की को ऑन कर दूंगी तो ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर हमें इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो चलो अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी। और वैसे ये सेल हमारे पास जो इस सेल से करंट जो है वो पास कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज़ आई करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने डिनोट कर दिया स्मॉल आर से, और इस सेल का ईएमएफ कितना है? ई है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये सेल जो है, इस सेल से हमारे पास इस सर्किट के अंदर करंट कितना पास कर रहा है। ये सर्किट में ये जो स्मॉल आर सेल का रेजिस्टेंस है और ये कैपिटल आर जो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और जो सेल की वोल्टेज, जो सेल हमें ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, वो है उस सेल की ईएमएफ, दैट इज़ इक्वल टू ई। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं क्या लगा रही हूँ? सोचो क्या लगाया मैंने यहाँ पर? ओम्स लॉ लगाया, E अपॉन में R प्लस कैपिटल R। तो आपके पास यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो आ गई है। तो यहाँ पर हम EMF की वैल्यू अगर निकालें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू IR प्लस में I इंटू कैपिटल R के इक्वल आ गई। गॉट इट। अब इस केस में अगर हम ये देखें कि ये I जो है ये R रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, इसका मतलब ये करंट जब इसमें से पास करेगा तो इसके अक्रॉस जो है ये वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R, तो उसको मैं लिख सकती हूँ I इंटू R। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि ये जो वोल्टेज है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच की है, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के बीच की है, या मैं ये कहूँ कि ये वोल्टेज इन 2 पॉइंट्स के बीच में है, या ये कहूँ कि ये वोल्टेज इन 2 पॉइंट्स के बीच में है जब करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये सारी कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनके बीच में और कोई रेजिस्टेंस हम मान के नहीं चलते हैं। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हम 0 लेके चलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने लिखी IR, यही वोल्टेज जो है सेल के अक्रॉस आ रही है जब सेल से करंट जो है वो विड्रॉ किया जा रहा है। इसका मतलब दिस इज़ इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू है। तो इसलिए हम यहाँ पर IR की जगह क्या लिखेंगे? वी विल राइट IR प्लस में V। क्या लिख देंगे बेटा? यहाँ पर V लिख देंगे। तो आपके पास अब रिलेशन आ गया कि V जो है वो किसके इक्वल है? IR को इधर ले जाओ तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, E माइनस IR के इक्वल।
दैट मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम आएगा अगर करंट जो है वो सेल से ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करो। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो आपने लिखी I इज़ इक्वल टू में E अपॉन में R प्लस कैपिटल R, ये जो वैल्यू लिखी है, अब आप क्या करो, यहाँ पर इस v की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये v की जगह नहीं, सॉरी, v वाले एक्सप्रेशन में, v वाला एक्सप्रेशन I इंटू R है। ठीक है, I की जगह ये वाली वैल्यू पुट करो, E अपॉन में R प्लस कैपिटल R, तो ये वैल्यू आ गई। ये देखो, यही वाला फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अब आपने इसको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे इसको, आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी आर प्लस में वी कैपिटल आर ई इंटू में आर, वी आर ई आर माइनस में चला जाएगा वी आर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करो, जो ये हमारे पास आर है, आर को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ई माइनस वी और आर हमने ले लिया कॉमन। और ये जो v बेटा इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये v से v कैंसिल हो गया और e के नीचे v आ गया, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर e अपॉन वी माइनस 1 इंटू में r। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर लिया। Question number 5. What is the net resistance between point A and B? Also find total current in the circuit. तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और इसको हमने वोल्टेज मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत बार एक बार देखते होंगे अपनी बुक्स में भी। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं ये किसके साथ कनेक्टेड है, इसका दूसरा टर्मिनल कैसे कनेक्टेड है, तो जिसकी वजह से हमें जो सर्किट है वो समझ में नहीं आता कि ये नेटवर्क जो रेजिस्टेंस का नेटवर्क है वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आप इसका लॉजिक ये लगाएं कि हमारे पास लॉजिक होता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। ये 2 पॉइंट्स आप लर्न कर लो कि सीरीज़ में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं कि जैसे ये मेरे पास ए पॉइंट है, ए और बी के बीच में मुझे बताना है नेट रेजिस्टेंस कितना है। अब देखो ए पॉइंट, यहाँ पर जितनी पोटेंशियल होगी सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी होगी, वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगी। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, इफ़ आई राइट इट विथ पेंसिल, वेट, तो मैंने यहाँ लिख दिया वी ए, यहाँ मैंने कहा कि ये सी पॉइंट, यहाँ मैंने कहा कि ये पोटेंशियल वी सी, और इधर ये डी पॉइंट, इसको मैंने कह दिया वी डी, पोटेंशियल एट डी पॉइंट। और ये बी पॉइंट, जो पोटेंशियल यहाँ पर होगी वही पोटेंशियल इधर भी होगी, वही पोटेंशियल इधर भी होगी। तो मतलब यहाँ मैंने लिख दिया पोटेंशियल वी बी। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो पोटेंशियल वी ए है, इस रेजिस्टेंस के इस एंड पर पोटेंशियल कितना है, वी ए है। ठीक है, और अगर हम देखें ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के एंड पे ये पोटेंशियल कितना है, वी डी। इसका मतलब ये दोनों ये आपस में ये क्या है, ज्वाइन है। ये देखो इस तरीके से ये कंबाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये वायर यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पर जा रही है, इस पॉइंट पर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल ये वी ए पर है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये सीधा ये पॉइंट को हम एक कनेक्टिंग वायर के साथ सिंपल टच कर रहे हैं, तो जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पे होगा। ठीक है, एक तरीके से ये आपस में ये यहाँ से कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये वाला एंड इस पोटेंशियल के पॉइंट के साथ कनेक्ट है और इस वाले रेजिस्टेंस का इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्शन है। ठीक है, और अगर ये देखें, ये वाला रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है और ये वाला रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, इधर पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वी ए सी, इधर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए सी और इधर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी सी डी। अब क्योंकि हम कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सेम है, इसका मतलब वी ए सी पोटेंशियल और वी सी डी पोटेंशियल जो है वो सेम है।
इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्ट होने चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। तो मैं ये पहले वाला रेजिस्टेंस बनाती हूँ और ये दूसरे वाला रेजिस्टेंस बनाती हूँ। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। अब देखो तीसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब ये तीसरे रेजिस्टेंस और ये दूसरे रेजिस्टेंस को अगर आप देखो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है VC और वही पोटेंशियल यहाँ VB पर भी हम कहेंगे, क्योंकि ये सिंपल वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हो गया, इधर पॉइंट पर VC, इधर पॉइंट पर हो गया VB। इसी तरीके से बेटा अगर आप ये इस रेजिस्टेंस के दूसरा पार्ट देखें वो इसके साथ कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा पार्ट देखें वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब एक तरीके से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस उनके दोनों आर्म, ये वाले आर्म आपस में कनेक्ट हैं और ये वाले आर्म आपस में कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये भी हमें कुछ पैरेलल में कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आप लिखोगे VCD और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखोगे आप VDB। लेकिन इतना हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो ये पोटेंशियल C पर है वही पोटेंशियल हमारा B पर है। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं DC लिख दूँ या इधर मैं B लिख दूँ, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस के अक्रॉस, इन रेजिस्टर के अक्रॉस वो क्या है, सेम है। तो पैरेलल में जो रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब तीसरा रेजिस्टर भी इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर A और यहाँ पर हम B लिख देते हैं। आई नो कि वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो रही है, बड़ी बन रही है, बट आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई एक टेस्ट देने से मतलब ये नहीं है कि हमने सारे आंसर जो हैं वो क्लियरली निकाल दिए हैं। हमारे कंसेप्ट जो हैं वो करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्वेश्चन को कैसे भी मॉडिफाई कर दें आप उसका आंसर बिल्कुल दोगे, ठीक है। तो अब रह गया बस अब इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई हमने इसको कर दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, नेट रेजिस्टेंस। अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मैं निकालूंगी 1/R इज इक्वल टू, इसको 2 हम लिखते हैं, 1/2 + 1/2। जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। 3/2 1/R, R इक्वल आ गया 2/3। तो स्टूडेंट इसके ना एक और मेथड भी है करने का। वो क्या मेथड है कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर जो यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर हमारे पास रेजिस्टर जो हैं आइडेंटिकल होते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो होता है R/N। R हो गया जो रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं आपने, और N हो गया जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। तो आप क्या लिखो यहाँ पर 2 और डिवाइडेड बाय 3 लिख दो, तो ये आपके पास एक शॉर्टकट आ गया। अब हमने क्या करना है, करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए हम I इज इक्वल टू V/R लिखेंगे। V/R, V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2/3, 3 ऊपर चला गया तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 9 एम्पियर।